सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मौजूद मेहमानों का तारुफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि हमारी अमन की ख्वाहिश जरूर है, मगर ये हमारी कमजोरी नहीं। मसला कश्मीर पुरअमन तरीके से हल हो जाए तो बेहतर है। आज हम अपने तज्जियाकारों से इसी मामले पर राय लेंगे कि अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल आखिर है क्या और किस तरह से मुमकिन हो सकता है। दूसरा मामला है वजीर आजम इमरान खान के बयान का, जिसमें उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की पेशकश की थी, लेकिन उनकी अपनी जमात इलेक्शन कमीशन में इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई और आखिर में बात हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM की जानिब से अपनी बेबसी के इजहार की। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पास तज्जियाकार हमारे मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। PJ मीर ने हमें ज्वाइन किया है। जैगम खान साहब हमारे साथ हैं। नसीम सिद्दीकी उसमें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का। और हम पहले सेगमेंट से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है पाकिस्तान और भारत को देरीना मसला कश्मीर को हल कर लेना चाहिए। रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को बावकार तरीके से कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, ताहम अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। आर्मी चीफ का ये कहना है, तो मसला कश्मीर का पुरअमन हल आखिर कैसे मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब, मसला कश्मीर का पुरअमन होना तो एक ही तरह मुमकिन है, और मुमकिनात में से जो चीज़ें हैं उसमें आपको यूनाइटेड नेशंस की जो अपना पहले जो प्लेबिसाइट के हिसाब से और मुख्तलिफ अदवार में 1948 से लेकर 1955 तक जो करारदादें पास हुई हैं, बल्कि यही नहीं, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने अपनी असम्बली में करारदाद पास की थी कि कश्मीर को भारत के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, कश्मीर की J&K असम्बली में। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन नंबर 91 आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये किसी मुल्क के साथ मिल नहीं सकता। अगर यूनाइटेड नेशन ने लेटेस्ट भी यही कह दिया कि डिस्प्यूटेड एरिया, तो उसके बाद फिर क्या तरीका रहेगा? तरीका तो ये है कि आप वहाँ पे लोग जो चाह रहे हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के तहत, तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के पढ़ें तो बड़ा क्लैरिटी है कि अगर कुछ लोग अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाते हैं और वो मेजॉरिटी पे मुनहसर होता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन की परसेंटेज भी जो होती है वो भी अगर ज़्यादा होती है, जैसे वैली में अगर आप जाएंगी तो आपको 86% मुसलमान मिलेंगे, अगर आप जम्मू से नीचे जाएंगी तो वहाँ पे 63% मुसलमान मिलेंगे, तो टोटल एवरेज निकालने कहाँ पे जाके बैठती है? तो ये तो यूएन का चार्टर कहता है कि आप उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दें, जो इससे पहले यूएन ने दिया, ईस्ट तिमोर में दिया, साउथ सूडान में दिया। लेकिन अब ये है कि उसके साथ जो लिमिटेशंस एडेड हैं, उसके साथ जो क्लॉजेज एडेड हैं, उन क्लॉजेज को पूरा करने के लिए कौन सी सुपरविजन होगी? उस क्लॉजेज को पूरा करने के लिए यूएनओ ने 1951 में एक आर्बिट्रेशन जनरल भी अपॉइंट किया दिया था और एक काउंसिल भी बता दी थी, 4 मुल्कों का एक वक्त भी बता दिया था। अब इसमें यहाँ पे जो सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान को, वो पहले भी एक्सेप्टेबल था, पाकिस्तान अभी भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन क्या वो इंडिया को एक्सेप्टेबल है? और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, जो देखने की है, वो ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसले को हल होना है तो आपको डी इंडक्शन करनी है वहां से फौजों की। अब पाकिस्तान ने तो फौज लेवल जो मेंटेन की हुई है वो बॉर्डर के साथ साथ है, लेकिन इंडिया ने भी बॉर्डर के साथ साथ BSF को मेंटेन, लेकिन उसके साथ एडिशनल इंडक्शन हुई 8 लाख फौज की। पहले तो इंडिया वो वहां से निकालेगा जो कश्मीरियों को दबाने के लिए और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक को खत्म करने के लिए और लोगों की औरतों की अस्मत दरी करने के लिए, बच्चों को अगवा करने के लिए और कत्ल गारत के लिए जो फौज लेके आई है, जिस वक्त वो पहले उसको डी इंडक्ट करेगा तो फिर आगे प्रोसेसेस आगे चलेंगे। तो यही एक हल है, और इसके लिए आपको आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, इसके लिए सुपरविजन चाहिए, इसके लिए एक इफेक्टिव बॉडी चाहिए। आर्बिट्रेशन में क्या हो, तो पहले भी हो चुकी है बातचीत का, तो जैसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अपना यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं आर्बिट्रेशन कराने के लिए तैयार हूं। तो वो जो आर्बिट्रेशन होगी वो तो होगी कि आप किस तरीके कार से शुरू करेंगे, जो पहले ही वजह कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सवाल इस वक्त जो पैदा होता है, और वो दुनिया के लिए भी लम्हे फिक्र है, यूएनओ के लिए भी लम्हे फिक्र है, उसमें यूएनओ बात ही नहीं करती है, वो है कि जो ये जो जुल्म सितम की फिजा आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जो इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की फिजा जम्मू एंड कश्मीर में बर्पा की हुई है, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। अपना न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें
جس میں ہاؤس بوٹ جو ہے وہ کشمیر کا ایک سلوگن ہے, ایک کشمیر کی ریکگنیشن. انہوں نے کہا جی ہاؤس بوٹس سنکس ان کشمیر. تو جب اس اور انہوں نے پوری کی پوری جو کشمیر کی جو اس وقت جو فضا ہے اس کو آشکارا کر کے رکھ دیا. تو پہلے تو یونائٹڈ نیشنز کو اس میں آنا چاہیے کہ جی اس بربریت کو ختم کرو. دنیا کے مہذب ممالک جو اپنے آپ کو مہذب ممالک کہلاتے ہیں, جو کہتے ہیں یہ کتا بھی مر جائے تو وہاں ہیومن رائٹس کی جی شور مچا دیتے ہیں, وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں, ان کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی آواز میں کوئی ڈسٹورشن ہے. زیغم خان صاحب, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح بات کی کہ ایک باڈی تشکیل پانی چاہیے, اس کی فارمیشن کیا ہونی چاہیے, اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنے کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جو ظلم و ستم جاری ہے اس کو روکنا پریورٹی ہونی چاہیے, تو کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے سلمہ, جب بھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے, تنازع کے حل کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس تنازع کو مینج کیا جاتا ہے کہ وہ تنازع آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں یہ تنازع مینج نہیں ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 3 جنگیں ہوئیں. اس وقت بھی یہ تنازع مینج نہیں ہو رہا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات جنگوں کے علاوہ امن کے دنوں میں کبھی بھی اتنے خراب نہیں رہے جتنے کہ یہ اس وقت ہیں. تو اس پر ظاہر اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور ساری دنیا کو تشویش ہے. دیکھیے جو کشمیر کا مسئلہ ہے, سب سے پہلے آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ایک انسانی حقوق کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک. دوسرے نمبر پہ ایک لوگوں کی, ایک قوم کی سیلف ڈٹرمینیشن کا مسئلہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ بین الاقوامی تنازع ہے 2 نیشن سٹیٹس کے درمیان میں. اس وقت جو سب سے بڑا غلط اقدام بھارت کی طرف سے, مودی حکومت کی طرف سے لیا گیا ہے کہ اس نے یک طرفہ طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے, اور جو تھوڑی بہت آزادیاں کشمیر کو حاصل تھیں اس کو ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کر کے, جس کا وہاں پہ بھی ریئیکشن آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بھی اس کا کنفلکٹ بڑھ رہا ہے. بھارت کی کوشش ہے کہ وہ کشمیر کو قبرستان بنا کر اس تنازع کو حل کر لے, لیکن یہ اس طریقے سے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کے 3 فریق ہیں, بھارت بھی ایک فریق ضرور ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان بھی ایک فریق ہے اور کشمیری بھی ایک فریق ہے, اور جو سب سے اہم فریق ہے وہ کشمیری خود ہیں, کیونکہ یہ کشمیریوں کے حقوق کا معاملہ ہے, ان کی سیلف ڈٹرمینیشن کا معاملہ ہے. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے, چند ہی دن ہوئے ہیں, اینٹونیو گٹرس جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت اور پاکستان کا تنازع پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, اور انہوں نے آربیٹریشن ثالثی کی بھی پیشکش کی. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ بھارت یہ جو اس نے سٹیپس لیے ہیں اس کو ریووک کرے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تاکہ اس مسئلے کے حل کی طرف قدم اٹھایا جا سکے. زیغم خان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب, جس طرح بھی زیغم خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 3 فریق ہیں, مسئلہ کشمیر کا کوئی 1 یا 2 فریق نہیں ہے, تو تینوں فریقین کا معاملے پر اتفاق ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو. ڈیڈ لاک کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا, تو پرامن حل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, فریق 4 ہیں. آپ کے کشمیری جو آزاد کشمیر میں ہیں, آکیوپائڈ کشمیر میں ہیں, وہ ہمیں آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف پاکستان, اس پہ بہٹ ٹریک 2 پہ باتیں ہو چکی ہیں. آئی بین پارٹ آف اٹ ان برسلس, اور بیسکلی وہ زیر زبر پہ اڑ گئے. بات بڑی سمپل ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از دیئر کمپلیکیشن. دیئر کمپلیکیشن از کہ کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹو ٹنگ حصہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کر لیا ہے. وہ جب تک پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ اس کا حل ہو نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم جو ہیں, ہم شور کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ از ٹوٹلی بلائنڈ. ہم بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب کوئی جھٹکا لگتا ہے, جس طرح ابھی 370 کی بات کی ہے, 35A کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس 3 زبردست سینٹرز تھے, کشمیر سینٹر برسلز, کشمیر سینٹر لنڈن اور کشمیر سینٹر واشنگٹن. یہ ہمارے ان آفیشیل ایمبیسیز تھیں. ہم نے ان کو بند کر دیا اور ہندوستان کا جو موقف تھا وہ اب پریڈومینیٹ کرتا ہے پورے ورلڈ کے اندر.
यूरोपियन यूनियन के अंदर हम जब कंडक्ट करते थे कश्मीर सेंटर्स के सेमिनार्स, और हमने 42 members of European Parliament, हम उनके आगे लेके गए mass graves, ये pellets, you know, forced marriages and all kinds of आपका atrocities हम लेके गए, तस्वीरें हम लगाते थे उसके अंदर। कश्मीर यूरोपियन यूनियन के अंदर सेमिनार्स होते थे, डिस्कोर्सेज होते थे, हमने वो बंद कर दिए। क्यों? पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर हम कश्मीर का कॉज प्लीड करेंगे, आई एम सॉरी टू से, नथिंग विल हैपन आउट ऑफ इट। हमें ये चीज़ इंटरनेशनल पोडियम्स पे लेके जानी है, लोगों को अवेयरनेस और री अवेयरनेस करनी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हम सब बात करते हैं उनकी एट्रॉसिटी की, हम सब बात करते हैं उनकी इनह्यूमैनिटी की, और जो पुलिस का ये एक्शन हुआ है और ये जो अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, Why is the world not taking any notice? Because हम उसको इतना पुश नहीं कर रहे, हम कोई पुश नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि जी कश्मीर डेस्क एम्बेसीज में लगा के एंड दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। नो, इट वॉन्ट बी द फाइनल सोल्यूशन। जब तक हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद द ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात की है। एक छोटा कुत्ता गुम हो जाता है, एक बच्चा गुम हो जाता है, तो पूरी हेडलाइंस बन जाती हैं। यहाँ लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमों को आवाज उठानी चाहिए। वहाँ पर 79 लोगों पर जुल्म किया जाता है। मीर साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। वसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हम चाहें कि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो जाए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बारहा एफर्ट्स भी की और अपने तौर पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हो सका कोई भी तरीका, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सलमा, मैं तो कहता हूँ इसमें 5 फरीक होने चाहिए, क्योंकि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बरतानिया छोड़ के गया। जब बरतानिया की हुकूमत थी और उस वक्त तकसीम हिंद हो रही थी, तो आपने देखा कि बरतानिया हमारे लॉर्ड माउंटबेटन और रेड क्लिफ को पीछे छोड़ गए। गुरदासपुर ने भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था। कश्मीर जो इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया के ज़ेर तसल्लुत है, उसने भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था। तो इसमें बरतानिया को भी फरीक बनाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि असल में तो मसला ये तुमने छोड़ा है और तुम इतने चैंपियन बनते हो ह्यूमन राइट्स के, तो आप ज़रा ये मसला तो हल करवाएं ना। आप देखें कि दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और लाइफ टाइम वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। आप देखें कि दुनिया में कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगे हैं तो लोगों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता अपने घरों में मुकीद होने में कितनी प्रॉब्लम आई है, कितने कारोबार ख़राब हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो भाई दुनिया का एक खित्ता ऐसा भी है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और वहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो खुदारा दुनिया को भी, आलमी ताकतों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। यूएनओ क्या है? यूएनओ बिल्कुल एक डमी है अमेरिका का, वो कोई मसले का हल नहीं करवा सकता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा तस्फिया नहीं है मुल्कों के दरमियान जो यूएनओ ने कराना है, जो यूएनओ ने करवाया हो। तो ये यूएनओ की भी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों की अस्तिस्वाब राय की ज़रिए जो है उनको उनके हकूक़ दिए जाए। वो जीते जागते इंसान हैं। वहाँ पे औरतों की इस्मत दरी होती है, बच्चों को कत्ल किया जाता है, नौजवानों को कत्ल किया जाता है और दुनिया आंखें बंद करके बैठी है। और पीजे मीर ने बिल्कुल सही कहा कि ये इस तरह हम अगर पाकिस्तान में जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, चलो एक ये फोरम तो है, लेकिन इससे दुनिया की जो कान है वो नहीं खुलेंगे। इंटरनेशनली सफारतकारी में इस तरह के काम होने चाहिए कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाएं, आप यूरोपीय पार्लियामेंट में जाएं। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस अपने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते रहते हैं और एक मछली बाज़ार बनाया होता है और ये दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं अवाम की खिदमत के, इन्हें अपने डेलीगेशंस लेके ये फुटेजेस जो वहाँ से आती हैं उनको लेके दुनिया को जाके दिखानी चाहिए। जो वहाँ पे NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबको जाके दिखाएं। उनको पता चलना चाहिए कि दुनिया में जो है वो जीते जागते इंसानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है और भारत का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो जब तक इंटरनेशनल फोरम्स पे इसके ऊपर काम नहीं होगा ये कभी भी मसला हल नहीं हो सकता। आपने देखा कि पिछली हुकूमतों में जिस तरह के लोग कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे और अपनी जेबें भरते रहे या अपने ज़मीनों पे कब्जे करते रहे, अब जब से PTI की गवर्नमेंट आई है आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब UNJ में तकरीर की है तो उस तकरीर से भी एक बड़ा असर उठा है। कम से कम एक इनिशिएटिव था, लोगों को नज़र आया, उनकी बात समझ में आई, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की, दुनिया ने समझा उसे। उसके अलावा जो है हमारे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी काफ़ी दौरे किए। तो मतलब काफ़ी वाइब्रेंट काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी जो है डिप्लोमेटिकली हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सिर्फ आवाज़ उठाने काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात की भी ज़रूरत होगी ताकि मामले का कोई पुरअमन हल निकल सके और हल भी ऐसा हो जो कश्मीरियों को भी सूट हो। इफ्तिखार साहब का कमेंट